पहाड़ों पर मानसून सीजन में जिंदगी जीना बेहद मुश्किल है। लोगों की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपदा के जख्म अभी हरे हैं और दूसरी ओर मसूरी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। मसूरी में ये मकान कैसे भर कर गिर पड़ा, तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ों की रानी है मसूरी, यहाँ बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और यही आसमान से बरसती आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान घर में 6 लोग मौजूद थे, पर गनीमत रही कि सभी ने वक्त रहते अपनी जान बचा ली, पर घर में रखा सारा सामान तबाह हो गया, घर जमींदोज। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की मार ने लोगों को परेशान करके रखा है। शिमला में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ के रामपुर में भारी बारिश के बाद अचानक मलबे का सैलाब आया। ये तस्वीरें झकझोरने वाली हैं। देखिए कैसे पहाड़ से पानी के साथ चट्टानें बहती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर बरसती आफत ने मुसीबत बढ़ा दी। उत्तरकाशी में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। भूस्खलन और सड़कें टूटने की खबर लगातार आ रही है। यही वजह है धराली से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। सड़कों को ठीक करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उत्तरकाशी में आलम यह है कि एक जगह की रोड ठीक नहीं होती कि दूसरी जगह की रोड खराब होने की, टूटने की जानकारी आ जाती है। इस वक्त हम भटवाड़ी इलाके में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से ये पूरी सड़क टूट गई है और जो सड़क है वो करीब 15 से 20 फीट नीचे चली गई है और यही वजह है कि पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आ गए हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े पत्थर रोड पर आ गए हैं जिन्हें हटाया जा रहा है। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, सड़क को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह रोड टूटी हुई है उससे धराली से जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। लगातार जो बीआरओ के लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो सड़क मार्ग है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक जगह की सड़क ठीक नहीं होती है कि दूसरी जगह की सड़क टूटने की जानकारी आ जाती है। यही वजह है कि धराली तक जो अन्य सामान है वो नहीं पहुंच पा रहा है सड़क मार्ग से। जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी फंसी हुई है, सड़क मार्ग से नहीं जा पा रही है। इसीलिए हवाई मार्ग से टीमों को भेजा जा रहा है और कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क मार्ग को ठीक किया जाए ताकि जो बड़े वाहन हैं वो सामग्री लेकर के आगे बढ़ सकें और धराली तक पहुंच सकें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपदा के बाद चारों ओर बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। धराली में राहत और बचाव का काम चल रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों और प्रभावितों को निकाला जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। सुबह से अब तक कुल 44 लोगों को हेलीकॉप्टर से आईटीबीपी शिफ्ट कर चुकी है और साथ ही लापता लोगों की तलाश की जा रही है। शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में, भटवाड़ी में, गंगनानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि हर्षिल से 9 से 10 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा चुका है। और वहीं अगली खबर आपको बताते हैं, उत्तरकाशी के ही धराली में तबाही का जो असर है वो आसपास के भी कई इलाकों पर पड़ा है। तस्वीरें उत्तरकाशी के भटवाड़ी की हैं। हालात बेहद खराब हैं। बादल फटने के बाद इस इलाके को बहुत नुकसान हुआ। आसमान से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं जो गवाही दे रही हैं बारिश के बाद हालात बेहद खराब। एक तरफ पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है, वहीं अलग अलग इलाकों में नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आई। गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट है। सैलानियों को भी गंगा घाट से दूरी बनाने को कहा गया है। वहीं रेस्क्यू टीम्स लगातार अलर्ट पर।
मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन सभी नदियां उफान पर। इस बार की बारिश में गंगा भी अधिकतर जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा के पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दी है। यहां लोगों को घाट से दूरी बनाने को कहा गया है और साथ ही रेस्क्यू टीम्स भी अलर्ट पर हैं। उधर बिहार में बारिश से हालात बेहद खराब। 2016 में जो बाढ़ आई थी वैसे ही हालात इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है जलस्तर में। बारिश की वजह से जलस्तर में ये बढ़ोतरी लगातार हो रही है। बक्सर से लेकर मुंगेर तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालात इतने खराब हैं, पुलिस थाने तक में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। हम अभी पटना के हाईटेक नदी थाना पर हैं और ये नदी थाना देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने की जगह थी और यहाँ पर कुर्सियाना का बोर्ड डूबा हुआ है। पास में जब्त की गई गाड़ियाँ डूबी हुई है। कुछ आगे भी हम दिखाएंगे कि की गई गाड़ियाँ हैं वो अभी डूबा हुआ है। और ये देखिए नदी थाना की जो जब्त की गई गाड़ियाँ है, ट्रैक्टर है, कार है, ये सब जो है यहाँ पर किनारे में रखा गया था, लेकिन ये पूरे डूब चुका है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ कहा जाए तो 500 से अधिक गाड़ियाँ हैं वह सभी डूबी हुई है। इधर दिखा दे कि इसका जो काफी दिनों से ये गाड़ियाँ रखी हुई थी और ये कई गाड़ियाँ डूबी हुई है। तो ये सिर्फ नदी थाना नहीं, कई थाना वैशाली जिले के राघोपुर जो थाना है उस पर 4 फीट से अधिक पानी चढ़ चुका है। राघोपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, कई गांव डूब चुके हैं। वहीं बिहार के राघोपुर में गंगा, कोसी सहित कई नदियां उफान पर हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ के पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दी है, जहां एक थाने में तो 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राघोपुर के कई गांवों में पानी ने दस्तक दी है। कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। और बारिश का ये कहर सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। म्यांमार से लगातार बारिश की वजह से हालात बेहद खराब होने की खबरें आ रही हैं। बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में हालात और खराब हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करेगा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है। ट्रंप का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया है। किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है मोदी सरकार की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है। अमेरिका के दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। ये नया भारत है, ये रुकेगा नहीं। और ये भारत अपने हित के आगे किसी के साथ समझौता करेगा नहीं। देश हित सर्वोपरि है। किसानों का हित, उसी को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो टूक अंदाज में संदेश दे दिया गया है। बिना नाम लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्पष्ट प्रतिक्रिया है। डॉक्टर सन के साथ मेरा जुड़ाव कई वर्षों पुराना था। गुजरात की पहले की स्थितियां बहुत लोगों को पता है। पहले वहां सूखे और चक्रवात की वजह से कृषि पर काफी संकट रहता था। कच्छ का रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उसी दौरान हमने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर काम शुरू किया। मुझे याद है प्रोफेसर स्वामीनाथन ने उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने खुले दिल से हमें सुझाव दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। उनके योगदान से इस पहल को जबरदस्त सफलता भी मिली। करीब 20 साल हुए जब मैं तमिलनाडु में उनके रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर पर गया था।
साल 2017 में मुझे उनकी लिखी किताब द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर उसको रिलीज करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। किसानों के प्रति मोदी सरकार बेहद संवेदनशील है और किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कहते हुए बिना नाम लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत के खिलाफ ये जो टैरिफ वॉर है वो छेड़ रखी है, उन्हें कड़ा संदेश और जवाब हर हिंदुस्तानी की तरफ से दे दिया है। बात करेंगे महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और उनके समर्थकों की गुंडागर्दी की। जिस तरह से वो महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, अश्लील बातें करते हैं, उसके खिलाफ हमने तो मोर्चा खोला है, उनसे सवाल हमने पूछे हैं और इसी को लेकर अनिरुद्धाचार्य के समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। दरअसल कल विदेश दौरे से भारत लौटी एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजातिका ने एयरपोर्ट पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य उनसे महिलाओं वाले उनके विवादित बयान पर सवाल पूछ लिया तो अनिरुद्धाचार्य ने एबीपी न्यूज की महिला रिपोर्टर पर हमला बोल दिया, उनके बाल खींचे, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। देखिए जरा, तस्वीरें आपके सामने हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि अनिरुद्धाचार्य ने अपने समर्थकों को रोका तक नहीं। ये सब अनिरुद्धाचार्य की मौजूदगी में उनके समर्थक अजातिका के साथ कर रहे थे। ये अभद्रता हमारी सहयोगी के साथ की जा रही थी और अनिरुद्धाचार्य की तरफ से इस सब को मौन समर्थन दिया जा रहा था। तो क्या दुनिया को ज्ञान देने वाले अनिरुद्धाचार्य, लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाने वाले अनिरुद्धाचार्य क्या एबीपी न्यूज के सवालों से डर गए हैं? और क्या महिला रिपोर्टर पर हमले के पीछे उनकी ये मौन सहमति थी? हैरान करने वाली बात यह थी कि अनिरुद्धाचार्य के भक्त उन्हीं के सामने एबीपी न्यूज की महिला संवाददाता से बदसलूकी कर रहे थे और महाराज जी उन्हें रोकने की जगह मुस्कुरा रहे थे। आपके भक्त बहुत धक्का दे रहे हैं, महिलाओं को धक्का भी दिया जा रहा है महाराज जी। दरअसल एबीपी न्यूज संवाददाता ने अनिरुद्धाचार्य से उनके महिलाओं पर दिए बयान को लेकर सवाल किया था। महाराज जी, सिर्फ महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं सब कुछ? महाराज जी, जब आप बोल रहे हैं कि 25 साल की उम्र में का क्या मतलब है? जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य के भक्त भड़क गए और गुंडई पर उतर आए और महिला रिपोर्टर के साथ मारपीट करने लगे। जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और लगातार इनके जो भक्त हैं, इनकी भी तस्वीर देखिए। कोई बाल पकड़ता है तो कोई रोकने की कोशिश करता है। जब भक्त बदतमीजी कर रहे थे तब वहां कई महिला भक्त भी थी जो महिला रिपोर्टर को बचाने की जगह उल्टे बाबा के कहे विवादित बयान को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी। सफर करके आया ना, शर्म तो नहीं आ रही ना आपको? मिलेंगे मैडम, हम सच के साथ हैं। एक महिला होकर आप ऐसी बात कह रही हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक महिला भक्त ने एबीपी न्यूज संवाददाता पर हाथ उठा दिया। इस लेडी ने हाथ उठाया, ये वो भक्त हैं जो मारपीट पर आ गए हैं। जिसके बाद एक भक्त महिला रिपोर्टर को मारने के लिए आगे आता है और अपनी चप्पल उतारने लगता है। ये देखिए, चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है। अनिरुद्धाचार्य के भक्तों से बचने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता को सीआरपीएफ जवानों की मदद लेनी पड़ी। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं सर, हमें नहीं सर, आइए सर, इतनी बदतमीज। लेकिन बाबा के भक्त सीआरपीएफ के सामने भी महिला रिपोर्टर को धमकाने से बाज नहीं आए। सोचिए, ऑन कैमरा एक महिला रिपोर्टर के साथ बाबा के भक्त ये बदसलूकी कर सकते हैं तो ऑफ कैमरा एक महिला के साथ क्या नहीं कर सकते। वहीं सवाल यह भी है कि अगर अनिरुद्धाचार्य ने इन्हें उसी वक्त रोक दिया होता तो शायद ये बदतमीजी नहीं करते, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने इन्हें रोका नहीं, जिससे बाबा के भक्तों को शह मिली। दरअसल बात यह है कि एबीपी न्यूज ने जब अनिरुद्धाचार्य के बयान पर सवाल पूछना चाहा तो अनिरुद्धाचार्य ने इसका जवाब नहीं दिया और हमारे सवालों से बौखलाए अनिरुद्धाचार्य के समर्थकों ने महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी कर डाली। क्या कुछ हुआ है उसे पूरे वीडियो से समझिए आप। महाराज जी, कैसे छुट्टू? जी जी बढ़िया महाराज। राधे 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 राधे। आपके भक्त बहुत धक्का दे रहे हैं।
महिलाओं को धक्का भी दिया जा रहा है महाराज जी, पुरुष बहुत धक्का दे रहे हैं महाराज जी। सिर्फ महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि के लिए बोल रहे हैं सब कुछ। महाराज जी आपके भक्तों को एक बार देखिए महाराज। राधे महाराज जी जब आप बोल रहे हैं कि 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में कई जगह मुंह मार के आदमी का क्या मतलब है? मतलब सब बता दिया गया कक्षा में बेटा। लिविंग दे दो। लिविंग से क्या आपके भक्त लगातार धक्का दे क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य जी देखिए तस्वीर देख लीजिए। क्यों भाग रहे हैं? देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से महिला को लगातार मारपीट की जा रही है, रोका जा रहा है। आपको जो तमाम भक्त दिखाई दे हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी क्यों सफाई नहीं दे रहे? 1 मिनट दे रहे, 1 मिनट को सफाई नहीं दे रहे महाराज जी, सिर्फ महिलाएं गलत। अनिरुद्धाचार्य जी सारे सवाल जवाब करेगी। बस करो, नो हम अपना काम करने, हमें अपना काम जो सही काम कर रहे हैं सफर करके आया ना, शर्म तो नहीं आ रही ना आपको? तमाम ऐसे भक्त मिलेंगे, ऐसे तमाम भक्त मिलेंगे। मैडम हम सच के साथ हैं। एक महिला होकर आप ऐसी बात कह रही हैं, आपको खुद को दिमाग नहीं है क्या? अनिरुद्धा जी, अनिरुद्ध तिवारी क्यों सफाई नहीं दे रहे? सफाई लेगी तू, सफाई ले लो, सफाई से लो ना। सिर्फ क्या की सफाई ले? सिर्फ औरत गलत रहा नहीं होना कहीं, औरत गलत सिर्फ आदमियों से कोई दिक्कत नहीं। लिविंग से तस्वीरें आप देखिए, यह आपको कथावाचक दिखाई देगा जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और लगातार इनके जो भक्त हैं इनकी भी तस्वीर देखिए, कोई बाल पकड़ता है तो कोई रोकने की कोशिश करता है, कोई देखिए किस तरह से लगातार मीडिया जो सवाल पूछना चाहता है उन्हें सवाल पूछने से रोका गया। फिर से सवाल पूछ, क्यों इतना सवाल पूछ, क्यों जवाब देने से इतना बच रहे हैं? क्या हो गया अनिरुद्ध? अरे उनसे बात करो ना। देखिए लगातार आप बदतमीजी देखिए, आपको मारपीट करते हुए ये जो भक्त है ये नजर आएंगे। इस लेडी ने हाथ उठाया, आपने हाथ कैसे उठाया है? ये वो भक्त है जो मारपीट पर आ गए हैं, इसलिए क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। रात के देखिए, इस वक्त रात के 12 बजे इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार एक एक भक्त आपको मीडिया के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको देखिए, ये आपको जूम करके तुम्हें औरत हो के ये देखिए माइक खींचने की कोशिश, माइक खींचना, मैं क्यों मारूं? देखिए आपको कितने, हमें सीआरपीएफ की मदद लेनी पड़ रही है। आप तस्वीर देखिए, सर देखिए, ये देखिए चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, आइए सर, इतनी बदतमीजी। आप लगातार तस्वीरें देखिए किस तरह से सर, आइए
कि खुद को कथावाचक बताने वाले अनिरुद्ध आचार्य से कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने जरूरी हैं। क्या अनिरुद्ध आचार्य ने समर्थकों के नाम पर गुंडे पाले हुए हैं? क्या अनिरुद्ध आचार्य ने एबीपी रिपोर्टर पर हमले के लिए कहा था? एबीपी के सवालों से डरे तो अनिरुद्ध आचार्य गुंडों के सहारे? रिपोर्टर पर जब हमारी हमला हुआ तो अनिरुद्ध आचार्य खामोश क्यों रहे? क्या अनिरुद्ध आचार्य के पास जवाब नहीं है इसीलिए गुंडागर्दी पर उतर आए अनिरुद्ध आचार्य? क्या महिला रिपोर्टर पर हुए हमले के लिए अब माफी मांगेंगे अनिरुद्ध आचार्य? क्या महिलाओं के अपमान को अनिरुद्ध आचार्य ने अपनी आदत बना लिया है? तो ये वो सवाल है जिन सवालों से अनिरुद्ध आचार्य बच नहीं सकते। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं। अजातिका से ही जरा जानते हैं। अजातिका, आपने बड़ी दिलेरी से अनिरुद्ध आचार्य के मौन समर्थन की वजह से जो उनके समर्थक आपके साथ बदसलूकी कर रहे थे उसका सामना किया है। मुझे जरा बताइए वो कौन से सवाल थे जिससे इतना ज्यादा बौखला गए थे अनिरुद्ध आचार्य कि खुद तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्हीं के सामने उन्हीं के समर्थक आपसे बदसलूकी पर उतर आए। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए रात करीबन 12 बजे की बात है जब अनिरुद्ध आचार्य यूएसए से यानी अमेरिका से भारत और दिल्ली लौटे और ये आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जो दर्शक देख रहे थे। ये वीआईपी गेट था जहां की तस्वीरें आपने देखी और आसपास जितने लोग दिखाई दे रहे हैं वो अनिरुद्ध आचार्य के भक्त भी हैं और साथ ही साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी हैं। अब इसमें हमने कौन से सवाल पूछे रोमाना, ये लोग भी जरूर जानना चाहेंगे, तो हमने अपनी तरफ से कोई सवाल ऐड नहीं किया। जो कुछ बयान अनिरुद्ध आचार्य के मीडिया में चल रहे हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, विवाद का विषय बने हुए हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो जहां वो माताओं से, बहनों से पूछते हैं कि क्या आपको ऐसी बहू चाहिए जो लिव इन रिलेशनशिप में रहकर आई हो, या फिर उनका दूसरा बयान हो कि जो लड़कियां 25 साल तक शादी नहीं होती है वो कई जगह मुंह मारती हैं। हमने जब ये सवाल उनके सामने पूछे हैं तो उनके भक्त नाराज हो गए। वो लगातार यही बोल रहे हैं कि आप ये सवाल इस तरीके से क्यों पूछ रही हैं? वो 20 घंटे का सफर करके आ रहे हैं और आप उन्हें तंग कर रहे हैं। हमारा यही पॉइंट है कि अगर आप इस तरह के सवाल बोल रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, तो आखिर आपकी ऐसे में मंशा क्या है? आपके ये निजी राय हो सकती है, लेकिन अगर आप सैकड़ों लोगों के बीच में, जहां पर आप दावा करते हैं कि लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके सामने अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप घृणा फैलाना चाहते हैं? क्या आप लोगों के बीच में आप चाहते हैं कि लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाए, वो आप चाहते हैं, या उद्देश्य क्या है आपका इस तरह के बयान देने के पीछे? हम सिंपली यही जानना चाहते थे और यही जानने के लिए बड़ी शालीनता से हमने करीबन 3 से 4 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार किया था। हम लोग करीबन 8 बजे पहुंच गए थे अपनी जानकारी के मुताबिक, लेकिन फ्लाइट क्योंकि डिले हुई थी, भक्त भी हमारे बाद आए थे, तो हमने ऐसे में लंबा इंतजार किया। लेकिन भक्त है कि हमारे आने के बाद हमें उस जगह से हटाने लगे और ये कहने लगे कि हमें मालूम है कि एबीपी न्यूज क्या एजेंडा चला रहा है। ऐसे में हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा सीधा सवाल है जो हमने उस दिन भी किया, हमने बीती रात भी किया, लेकिन कभी माइक देखिए एबीपी न्यूज जो है वो सच के साथ है और सच के सवालों का सामना कर नहीं पा रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य। जवाब अनिरुद्ध आचार्य के पास है नहीं और अनिरुद्ध आचार्य के सामने ही उनके समर्थकों की ये गुंडागर्दी। अनिरुद्ध आचार्य से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मथुरा में याचिका दाखिल की गई है। मथुरा के सीजीएम प्रथम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। अनिरुद्ध आचार्य पर मानहानि के तहत याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट हैं प्रियदर्शिनी, पूजा शर्मा और भावना सिंगर। इन 3 वकीलों ने ये याचिका दाखिल की है। अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। आप जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य का महिलाओं को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान, जिसके बाद अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने के लिए मिले थे। वकीलों की तरफ से भी अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। महिला वकील आगे थी उसमें और अब महिला वकीलों की तरफ से अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल कर दी गई है। इस बीच अनिरुद्ध आचार्य को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं के खिलाफ अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर विवाद बढ़ा हुआ है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ मथुरा में संत समाज की भी बैठक हो रही है।
संतों का दावा है अनिरुद्धाचार्य को ब्रजभूमि में रहने का ही अधिकार नहीं है। दोपहर 1 बजे बैठक में अनिरुद्धाचार्य पर संत समाज फैसला ले सकता है। ये बड़ी खबर है। संत समाज भी अनिरुद्धाचार्य जिस तरीके की वाणी का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके की बात बोलते हैं, महिलाओं को लेकर जो अभद्र टिप्पणियां अनिरुद्धाचार्य की तरफ से की गई हैं, उसको लेकर नाराजगी संत समाज में भी। अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर जो विवादित टिप्पणी की गई थी, उस पर वृंदावन में आज दोपहर 1 बजे महापंचायत होने जा रही है, जिसमें वृंदावन के सभी ब्रजवासी, ब्रजभूमि के संत भगवान, भागवत आचार्य भाग लेंगे और अनिरुद्धाचार्य को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार ब्रजभूमि की मर्यादा का उल्लंघन किया है, व्यासपीठ का उल्लंघन किया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। इसने इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं कि सभी संत भगवान भी शर्मिंदा हो गए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद हैं। जातिका, कानून के कटघरे से लेकर संत समाज के कटघरे तक बच तो नहीं पाएंगे अब अनिरुद्धाचार्य, तस्वीर तो यही उभर रही है। जी बिल्कुल रोमाना, और ये बहुत ज़रूरी कदम भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले अपमान भी करते हैं, उनके भक्त जो हैं जिस तरह से ट्रीटमेंट भी देते हैं, हमें भी ट्रीटमेंट मिला है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से नज़र आता है। हमने बीती रात देखा किस तरह से महिलाओं को ही एक तरह से शील्ड बना लेते हैं और महिला ही अटैक करती हैं, महिला बचाने की जगह पर और ज़्यादा बदतमीज़ी दिखाती हैं। ऐसे कई सारे भक्त नज़र आते हैं, जो कई बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी उन्होंने रखे हैं, कोई कोहनी मारता है। महिलाएं जो है, मैं आपको रोमाना बताऊं कि मेरी कमर में लगातार कोई चूटी भी मार रही थी, कोई बाल खींच रहा था लगातार। तो यानी बदतमीजी का कोई हिसाब ही नहीं था कि कहाँ तक बदतमीजी होगी और कहाँ जाके रुकेगी, क्योंकि ऐसे में अगर हम लोग सीआईएसएफ की मदद नहीं लेते और अगर उन्हें ये नहीं बताते कि देखिए आप लाइव जा रहे हैं, आपकी फुटेज लाइव जा रही है, तो हमारे कैमरे को तोड़ने की पूरी योजना बनाई जा रही थी। माइक को छीनने की कई बार कोशिश की गई। मेरे कैमरा पर्सन जितेंद्र थे जिन्होंने लगातार मुझे बचाने की कोशिश की और हमेशा साइड में ले जाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे में हम लोग आउट नंबर हो गए थे। एबीपी न्यूज़ को जानकारी थी कि अनिरुद्धाचार्य वीआईपी गेट से आने वाले हैं, लिहाजा हमारी टीम वहां मौजूद थी, लेकिन बाकी मीडिया वहां नहीं था और भक्त जो हैं वो संख्या में बढ़ते जा रहे थे। लिहाजा जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ 2 लोग हैं, आउट नंबर हो गए हैं, और अनिरुद्धाचार्य जिनको हम लगातार गुहार लगा रहे थे कि देखिए बहुत बदतमीजी हो रही है हमारे साथ, कभी पैर पर आपके भक्त चढ़ रहे हैं, कोई बाल खींच रहा है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने किसी तरह से किसी को रोकने के लिए आवाज नहीं उठाई। मतलब वो तो एक तरीके से उनकी मौन सहमति थी ना, उनकी मौन सहमति थी ना, पूरी तरह से उनकी मौन सहमति थी। उनकी आंखें बता रही थी, आंखों के इशारे बता रहे थे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या अपनी टीम से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। बहुत धन्यवाद जातिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके की अभद्रता हमारी सहयोगी के साथ की गई है, जो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी, अपना काम कर रही थी, और उसी के साथ ये बदसलूकी, मौन समर्थन अनिरुद्धाचार्य का था, क्योंकि उन्हीं के समर्थक थे और ऐसे समर्थक जो बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य के कहे पर ही चलते हैं। और कुल मिलाकर एबीपी न्यूज़ के सवालों से अनिरुद्धाचार्य जो डरे हैं, अब वो गुंडों के सहारे हैं, ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है। ऐसे में महिलाओं पर विवादित बयानों को लेकर जब एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर अजातिका ने अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछे, तो बाबा और उनके भक्तों ने किस हद तक बदसलूकी की वो तो आपने देख लिया। अब तो यही उम्मीद की जा रही है अनिरुद्धाचार्य फिर से संयमित और मर्यादित हो जाएं। आप भी #GetWellSoon बाबा के साथ अनिरुद्धाचार्य तक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कीजिए और बाबा को संयम की सीख दीजिए। #GetWellSoon बाबा। ये कथावाचक हैं, कोई संत महाराज तो है नहीं, और ऐसे में ये कथावाचक कैसे मर्यादा भूल गए और जो वाणी की लक्ष्मण रेखा है वो पार कर गए, इसका एहसास कराना बाबा को बहुत जरूरी है। इसीलिए आप भी अपनी भूमिका निभाइए और सोशल मीडिया एक्स पर #GetWellSoon बाबा के साथ बाबा को जरा एक संदेश तो लिखकर भेजिए।
आइए मिलकर बाबा को सबक सिखाएं, आइए मिलकर एक जागरूक समाज के तौर पर बाबा तक ये संदेश पहुंचाएं कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है, इस देश में महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस देश में महिलाओं को लेकर जो अभद्र वाणी है उस पर लगाम अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर #GetWellSoon बाबा, ये समाज आपको आईना दिखाने के लिए इस देश में चलाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, धराली में जो तबाही आई है उसी को लेकर दिखाते हैं आपको ऑपरेशन। अब से करीब 45 घंटे पहले उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में कुदरत का क्रोध बरपा। ऐसी तबाही आई जिसने त्रासदियों के इतिहास में एक नया स्याह अध्याय लिख दिया। हर ओर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है और मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन एक ओर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी ओर मौसम का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने 5 दिन अभी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी खतरा अभी बाकी है। और इस बीच धराली पूरी तरह सड़क संपर्क से कट चुका है। धराली तक पहुंचने वाली जो सड़कें हैं और जो पुल हैं वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में राहत और बचाव के लिए टीम्स को धराली पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं वो बिना रुके बिना थमे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ मलबे की बाढ़ झेलने वाली जिंदगियों पर बहुत भारी पड़ रहा है एक एक लम्हा। तमाम मुश्किलों का सामना करके धराली पहुंची रेस्क्यू टीम तेजी से लोगों को वहां से निकालने के काम में जुटी है। हालांकि जगह जगह नदियां उफन रही हैं, टूटी और धसी हुई सड़कें हैं, लैंडस्लाइड राहत और बचाव कार्य में बाधा बन रहा है, लेकिन इन तमाम बाधाओं की परवाह किए बिना धराली में मौजूद रेस्क्यू टीम्स लोगों को बचाने में जुटी हैं। और जो टीम्स धराली की ओर रवाना हुई वो भी चट्टानी चुनौतियों को पार करते हुए तेजी से धराली पहुंचने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं होगा तब तक सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही लोगों को वहां से निकालने का एकमात्र सहारा बाकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। धराली से रेस्क्यू के बाद मातली लाए गए हैं ये लोग। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन में अब 4 हेलीकॉप्टर्स हैं जो लगातार उड़ान भर रहे हैं। धराली से रेस्क्यू के बाद मातली लाए गए हैं लोग और सुबह से अब तक 61 लोग जिन्हें धराली से रेस्क्यू किया गया है। आंकड़ा बड़ा है, 61 लोगों को अभी तक धराली से रेस्क्यू कर लिया गया है। कुल 251 लोग अभी तक बचाए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से ये रेस्क्यू का सिलसिला लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है क्योंकि सड़क संपर्क अभी भी टूटा हुआ है, सड़क संपर्क अभी बहाल नहीं हो पाया है और ऐसे में ये 4 हेलीकॉप्टर्स हैं लगातार उड़ान भर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम से ही जानते हैं। बलराम, सड़क संपर्क अभी कायम नहीं हो पाया है और ऐसे में जिस बात को लेकर कल भी मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि वो हवाई जरिया ही एकमात्र रास्ता बचता है जिससे राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जाए, वही किया जा रहा है। और अच्छी बात यह कि मौसम खुला हुआ है, धूप खिली हुई है। बलराम, देखिए रोमाना, लगातार जो कनेक्टिविटी है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो धराली से संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है। यही वजह है कि चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे राहत बचाव कार्य के लिए जाने वाली एनडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीम हो, वो सभी फंसी हुई हैं और लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन मुश्किल हो रही है कि जैसे ही सड़क तैयार होती है, मौसम बदलता है, बारिश होती है और उसके बाद सड़क धंस जाती है, जिसकी वजह से जो जवान लगातार कई घंटों से काम कर रहे होते हैं उन्हें फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर से सड़क को तैयार करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सड़क को फिर से ठीक किया जा रहा है। कल पूरे दिन यहाँ पर काम चला था, जेसीबी लगातार काम कर रही थी और ये माना जा रहा था कि कुछ ही देर में जो सड़क है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन अचानक से जो सड़क है वो धंस जाती है और उसके बाद फिर से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले काम शुरू किया गया है और माना जा रहा है कि अभी भी कई घंटे लगेंगे इस सड़क को ठीक करने में। आपको बता दें, ये वो मार्ग है जिसके जरिए
हम आगे 16 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, जहां पर जो पुल है वो टूटा है, और उसके बाद अगर वो पुल ठीक हो जाता है तो हम धराली पहुंच सकते हैं। और इसी कोशिश में जो बीआरओ की टीम है वो लगातार काम कर रही है, जो आईटीबीपी के जवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है, बार बार जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सड़क पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सड़क है वो धंस जा रही है, और जो मेहनत कई घंटों की इन जवानों की होती है उस पर पानी फिर जाता है। जो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर बीआरओ के जवान, उनके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गौर साहब, क्या कहेंगे? कई घंटों की मशक्कत के बाद सड़क ठीक हुई थी, लेकिन फिर से धंस गई, अब फिर दोबारा काम शुरू हो रहा है। पानी हिट हुआ रात में एक साइड को, तो नीचे से फिर इरोजन हो गया, तो उसकी वजह से फिर 75 मीटर जो हमने कल रोड काटा था वो फिर दोबारा डैमेज हो गई थी। अभी हम उसको दोबारा लगे हैं, और मुश्किल से 2 घंटे में, अभी आप देखेंगे जब कवर करेंगे तो 2 घंटे में इसको खोल देंगे हम ये। यानी कई जगह जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, जिससे जो संपर्क मार्ग है धराली का वो टूटा है। यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम धराली पहुंच सकते हैं। जो बड़े बड़े वाहन हैं जिसमें राहत सामग्री जानी है, जो एम्बुलेंस हैं, जो राहत बचाव के लिए टीमें जानी है, वो सब फंसी हुई हैं। की रोड है ये, इसी से जाएंगी और इसी से ही आगे का मतलब सहायता पहुँच पाएगा। बाकी जो उन्होंने हाईली से बाई एयर किया है वो तो उन मजबूरी में किया उन्होंने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर सड़क को ठीक करने का जो काम है वो किया जा रहा है। कई मीटर जो सड़क है वो ठीक हो गई थी, लेकिन जैसा अभी कहा कि जो बहाव है पानी का वो काफ़ी तेज है। ठीक मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये भागीरथी नदी है, और इसमें बहाव काफ़ी ज़्यादा है, और पानी के बहाव की वजह से जो नीचे से कटान है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से सड़क ठीक तो होती है, लेकिन पानी के कटान की वजह से सड़क फिर से बैठ जाती है, धंस जाती है, जिसकी वजह से जो कई घंटों की मेहनत है जवानों की उस पर पानी फिर जाता है। हालांकि फिर से काम शुरू हुआ है और यहाँ पर काम किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक किया जाए, क्योंकि जो सड़क थी वो तो पूरी तरीके से धंस चुकी है, लेकिन अब पहाड़ को काट करके रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये रास्ता ठीक हो, और जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो एम्बुलेंस खड़े हैं, जो राहत बचाव के लिए टीमें खड़ी हैं यहाँ पर, उनको आगे जाने का जो रास्ता है वो मिल सके, क्योंकि धराली से पूरी तरह से जो संपर्क है वो टूट चुका है। और आप देख सकते हैं ठीक सामने जो सड़क थी वो कितने फीट नीचे धंस गई है, और आप देखिए लगातार जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो गिरते हुए भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि इन पत्थरों को काट करके ही रास्ता तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि काफी मुश्किल हो रही है सड़क को ठीक करने में, क्योंकि जो सड़क है वो तो ठीक नहीं हो सकती है, लिहाजा जो पहाड़ है उसे काट करके ही रास्ता बनाया जा रहा है। अच्छा बलराम, ये वही जगह है, बलराम मुझे सुन पा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर आप कल भी मौजूद थे। यहीं पर सड़क बनाने का ये काम चल रहा था, जिसमें एक बार फिर से रात के वक्त पानी की वजह से कटान हुआ, और वो सड़क जो कल बनाई गई थी वो दोबारा से आज डैमेज हो गई। अभी जिन अधिकारी से आप बात कर रहे थे उनकी तरफ से कहा गया कि साहब 2 घंटे लगेंगे और हम ये रास्ता तैयार कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर 2 घंटे में रास्ता तैयार कर लिया जाता है तो फिर इसके आगे करीब 5 किलोमीटर के फासले पर वो पुल भी है ना जो टूटा हुआ है, जिसको बनाने के लिए पीछे बीआरओ की टीम भी इंतजार कर रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ से अगर ये सड़क ठीक हो जाती है तो जो 5 किलोमीटर आगे छोटा सा पैच था जहाँ पर सड़क टूटी हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है। अब यहाँ से सीधे 16 किलोमीटर आगे तक जा सकते हैं, और वहाँ पर जो लोहे का पुल था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। उस पुल को ठीक करने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो जो सामग्री है पुल को ठीक करने की वो यहाँ से वाहनों में लद करके जाएगा, और फिर पुल को ठीक करने का जो काम है वो शुरू होगा। और जब तक ये सड़क ठीक नहीं होती है तब तक वहां पर जाना असंभव सा है, और यही वजह है कि लगातार पहाड़ को काट करके सड़क को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सड़क ठीक हो जाती है रोमाना, तो आपको बता दें कि हम 16 किलोमीटर आगे तक पहुंच सकते हैं, और वहां से धराली मात्र 20 किलोमीटर रह जाएगा। और जो पुल टूटा है उसको ठीक करने में करीब 5 से 7 घंटे लगेंगे, और जब वो पुल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आगे जो रास्ता है वो सही है और फिर हम धराली पहुंच सकते हैं, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन अभी इस सड़क को ठीक होने में कई घंटे लगेंगे, क्योंकि सड़क ठीक तो होती है लेकिन जो नीचे नदी में पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है, जिससे जो कटान है वो लगातार जारी है। और सड़क जैसे ही ठीक होती है वैसे ही पानी के कटाव से सड़क बैठ जाती है, और फिर से इन जवानों को दोबारा
मशक्कत करनी पड़ती है सड़क आप को रहिए ठीक मेरे करने साथ की। बलराम, क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए जरा दर्शकों को दिखाते हैं, ये जहां हमारे सहयोगी बलराम पांडे मौजूद हैं, ये जगह जो है वो धराली से करीब 35-40 किलोमीटर दूर है। और यहीं पर देखिए ये भटवाड़ी इलाका है और यहाँ पर सड़क टूटी हुई है और ये सड़क भी भूस्खलन की वजह से टूटी है। कल से हमारे जो सहयोगी हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पीछे सड़क पर जो अन्य रेस्क्यू टीम्स हैं वो मौजूद हैं, इंतजार कर रही हैं कि ये सड़क का काम हो और उसके बाद वो आगे धराली की तरफ बढ़ पाए। देखिए जरा कितना बड़ा हिस्सा है जो सड़क का टूटा हुआ है। अब कल यहाँ पर काफी हद तक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया गया था, लेकिन रात में फिर से पानी की वजह से कटान हुआ और वो सड़क का हिस्सा टूटा। अब दोबारा जिस पर वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है, यहीं पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे। कल से यहीं इसी जगह भटवाड़ी गांव में ही मौजूद है हमारे सहयोगी, जहां पर ये वैकल्पिक सड़क तैयार करने का काम चल रहा है। क्योंकि देखिए मरम्मत तो इतनी जल्दी होगी नहीं, इसीलिए तरीका यही है कि वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया जाए और उसके लिए थोड़ा थोड़ा पहाड़ काटा जा रहा है, वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है। लेकिन मौसम की ऐसी मार है कि वो वैकल्पिक रास्ता कल जो दिन में तैयार किया गया, रात में उस पर बलराम पांडे पानी फिर गया। बिल्कुल, देखिए वैकल्पिक रास्ता ही तैयार किया जा सकता है क्योंकि जो वाहन यहाँ पर खड़े हैं, और आपको बता दें जो जेसीबी यहाँ पर काम कर रही हैं उनका डीजल भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, जिससे जो डीजल आना है वो भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए जो राहत बचाव के कार्य में यहाँ से गाड़ियाँ जानी है, सामग्री जानी है, जो मशीनें जानी है वो नहीं जा पा रही हैं। जिन टीमों को वहाँ पर पहुँचना है वो नहीं पहुँच पा रही हैं क्योंकि जो सड़क मार्ग का संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। और यही वजह है कि लगातार आईटीबीपी के जवान जो हैं, जो बीआरओ के जवान हैं, वो कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। उस पर पानी फिर जा रहा है क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज होता है, हल्की बारिश होती है और जो सड़क बनती है, जो वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जाता है वो पूरी तरीके से फिर बैठ जाता है और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आप देखिए ये पूरा मार्ग जो है वो ठीक हो गया था, लेकिन देर रात ये मार्ग फिर से बैठ गया, जिसकी वजह से अब दोबारा जो पहाड़ है उसको काट करके एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो राहत सामग्री है, जो यहाँ पर टीमें फंसी हुई हैं, जो एम्बुलेंस हैं, वो धराली पहुँच सकें। और आप देखिए किस तरीके से टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो सड़क है वो किस तरीके से यहाँ पर तैयार हुई थी और उसके बाद फिर ये धंस गई और लगातार जो जवान हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो भी लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड के जरिए गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो खतरा है वो भी बना हुआ है। लेकिन जो जवान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जेसीबी के जरिए इन पत्थरों को हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि ये वैकल्पिक जो मार्ग है वो तैयार हो सके और जो धराली से संपर्क मार्ग टूटा है वो फिर से जुड़ सके। और इसी की कोशिश में लगातार जवान यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बीआरओ की टीम है वो काम कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, कैशकांड में जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज। याचिकाकर्ता का आचरण विश्वास जगाने योग्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। राष्ट्रपति को सीजीआई की सिफारिश में कुछ गलत नहीं लगा। जांच कमेटी के गठन में कोई कानूनी कमी नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जस्टिस वर्मा ने जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी थी और जब पहले ये याचिका जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से दाखिल की गई थी तब भी अदालत की तरफ से कहा गया था कि पहले आपने इसमें सहयोग की बात क्यों मान ली थी और ऐसे में अब जस्टिस वर्मा ने जो जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी थी, अर्जी लगाई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जांच कमेटी के गठन में कोई कानूनी कमी नहीं है, राष्ट्रपति को सीजीआई की सिफारिश में कुछ गलत नहीं लगा और याचिकाकर्ता का जो आचरण है वो विश्वास जगाने योग्य नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, बताइए जरा यशवंत वर्मा को कैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है?
देखिए, बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने शायद बहुत उम्मीद से याचिका दाखिल की थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कमेटी बनाई थी उसकी वैधता को वो चुनौती दे रहे थे और शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा कि हाँ, ये कमेटी कानूनन नहीं बन सकती थी, ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इसका जवाब दिया है। सुनवाई के दौरान भी ऐसा कहा था, लेकिन अब फैसले में भी कहा है कि इसकी पूरी व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट के अतीत के कई फैसले हैं जो कि एक कानून की शक्ल ले चुके हैं और चीफ जस्टिस को ऐसे मामलों में कमेटी के गठन का अधिकार है। उन्होंने कमेटी बनाई, इसमें कानूनन कोई त्रुटि नहीं है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जिस तरह से वर्मा कमेटी के सामने पेश हुए और सारी कार्रवाई में हिस्सा लिया, उसके बाद कमेटी की वैधता को चुनौती देने लगे, ये आचरण अच्छा नहीं है और विश्वास जगाने योग्य नहीं है। ऐसे में उनकी याचिका विचार के योग्य नहीं मानी है सुप्रीम कोर्ट ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।